हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आरडी प्रजापत और मैं लेकर आया हूं आज 16 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशन कोट हमने रखा है वो है, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपकी चाहत उसमें हो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। अपने आप को उसके प्रति व्यवस्थित करो, अपने आप को उसके प्रति ही टाइम देना शुरू कर दो कि आप जितना उसको टाइम देंगे, आप जितना अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे, आप जितना उसके प्रति लगन से मेहनत करेंगे, आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी। बस दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आज के करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में हुई G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन से पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, G20 की जो बैठक हुई है उसमें पीयूष गोयल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों, यहाँ पे G20 देशों की जो लिस्ट है ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट करके रखेंगे, नोट कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। कुछ तो आप दोबारा रिपीट करेंगे तो दोबारा करने पर आपको ज़रूर याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इस बैठक में क्या चर्चा हुई कि कोविड-19 के खतरों, नियंत्रण के उपाय, वायरस द्वारा उत्पन्न जो आर्थिक चुनौती है, इन बातों पर चर्चा हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के देश सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया है। G20 की बात करें दोस्तों तो ये क्या है? ये 20 समूह के वित्त मंत्रियों, सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का एक समूह है। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। उद्देश्य क्या है इसका कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। इसके अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोडक्ट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2021 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन से 0%, 1.2%, 5.5%। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5.5%। इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोडक्ट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की विकास दर 2021 में 5.5 रहने का अनुमान लगाया गया। 2018 में भारत की विकास दर 6.8% थी। 2019 में 4.1% थी और 2020 में ये घट करके दोस्तों 1.2% रहेगी। और अब बताया जा रहा है कि ये 5.5% तक बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो विकास दर है वो 3% रहने का अनुमान है 2020 में। और जो विकसित देश हैं उनकी जीडीपी की बात करें तो उनकी जीडीपी की वृद्धि दर -0.5% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना तथा उसमें सहयोगी बनना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। इसमें 193 सदस्य देश हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। चलते हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 मई, 14 मई, 15 मई, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 15 मई। हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। हर वर्ष ये 15 मई को मनाया जाता है और 1993 में इसको मनाने की घोषणा हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 1994 को मनाया गया। इस बार की थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। तो इसका क्या मतलब है? कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ है, जो कि महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक संगठनों के संकटों के समय पर आई है। बस इसी के कारण इसका ये थीम रखा गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें जिसने ये घोषणा की कि इस तरह से हम परिवार दिवस मनाएंगे,
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा एक संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अभिन्न अंग है। ये संयुक्त राष्ट्र जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा की, इसी का एक अंग है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अध्यक्ष मारिया फर्नांडो एस्पिनोसा है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र के और भी अंग है उनकी चर्चा करते हैं। सुरक्षा परिषद इसका अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसकी अभी चर्चा की, और आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद। तो ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। चलते हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है संध्या झिंगन, एन बाला देवी, अंजू मुदगिल, या फिर ए। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों सही है। संध्या झिंगन और एन बाला को इसके लिए जो है सेलेक्ट किया गया है या फिर नामित किया गया है। ये हमारे भारत की जो फुटबॉल फेडरेशन है इसने सेलेक्ट किया है। और भारत फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो 23 जून 1937 की इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अर्जुन अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ये युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। और इसके तहत क्या क्या दिया जाता है? एक तो 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और एक अर्जुन की काशी की प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वी विद्यावती, दीपा मलिक, सरस्वती देव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कर्नाटक कैडर की 1991 बैच की IAS अधिकारी थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम है और स्थापना 1961 में नई दिल्ली में मुख्यालय है और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भगोड़ा घोषित भारतीय व्यापारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को किस कोर्ट ने खारिज किया? ऑप्शन है ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटेन के हाई कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने जो विजय माल्या है उसकी जो प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। इसकी डिटेल चेक करें तो ये 14 तारीख को खारिज की गई है ये प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को। और ये क्यों की गई थी? ये विजय माल्या अब जो है खारिज तो हो गई, अब क्या है कि 28 दिन के भीतर विजय माल्या को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए गुजरना पड़ेगा। मतलब कि ब्रिटेन जो देश है वो विजय माल्या को इंडिया को सौंपेगा। तो ये प्रत्यर्पण क्रिया कहलाती है और इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल लेगी। और भी बात करें तो ब्रिटेन के जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको क्या खारिज कर दिया, ऐसे ही जो है हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था। ये इनके पास में अंतिम मौका था और अब जो है अब एक और मौका है इनके पास। वो मौका क्या है दोस्तों कि विजय माल्या अभी भी यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में जा सकता है, क्योंकि जो ब्रिटेन है ना वो अभी भी यूरोपीय संघ का ही एक सदस्य देश है। मामला क्या है दोस्तों? तो विजय माल्या पर आरोप है कि किंगफिशर एयरलाइन कंपनी के लिए बैंकों से कर्ज लिया और बिना चुकाए ही कहाँ चला गया? विदेश चला गया। तो विजय माल्या मनी लॉन्ड्रिंग और लोन की रकम दूसरे कामों में खर्च करने के अलावा 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और वापस भी नहीं किया। ये कम से कम भी 17 बैंकों के साथ में इसने ऐसा किया और इस कारण से इस पे ये केस चल रहा है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वैश्विक संगठन के प्रमुख है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संस्था और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख थे दोस्तों और अभी इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वे इस्तीफा दे रहे हैं और ये 31 अगस्त को इस्तीफा दे देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। प्रमुख इसके पास का लेमी है और मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके 164 देश सदस्य हैं। अब 164वां देश तो जो था वो अफगानिस्तान था जो 2016 में
इसमें जुड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसानों को बेहतर दाम मिले इसके लिए किस अधिनियम को संशोधित करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है? ऑप्शन है इसके किसान और भूमि कानून, कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके। और इस निर्णय की पुष्टि किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई 2020 को जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्होंने ये घोषणा की है। और इसके तहत क्या होगा कि अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू जैसी जो भी कृषि सामग्री है उनको अनियमित किया जाएगा, यानी कि जो कंट्रोल्ड थी, बाजार भाव में सरकार हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगी और आवश्यकता होने पर ही स्टॉक की लिमिट लगाई जाएगी, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा हो या सूखा की स्थितियां हो उस समय पे। और इस बदलाव की जो घोषणा जो है बताई दी है मैंने कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व राज्य वित्त मंत्री थे, उन्होंने 15 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये तीसरी किस्त जो थी ना आत्मनिर्भर भारत अभियान उसके तहत की है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो आवश्यक वस्तु या फिर उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें जमाखोरों व कालाबाजारी से रोकने के लिए 1955 में ये अधिनियम बनाया गया। और आवश्यक वस्तु में दवाई, उर्वरक, दलहन, खाद्य तेल, पेट्रोलियम इत्यादि शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाकर टॉप टू टोटल योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? ऑप्शन है 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 500 करोड़ का अभी ये प्रावधान किया है टॉप टू टोटल योजना के तहत। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। टॉप टू टोटल योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ग्रीन ऑपरेशन में आने वाले टॉप यानी कि टोमेटो, अनियन और पटेटो का दायरा बढ़ाकर सभी फल व सब्जियों को शामिल कर लिया, जिसको टोटल बोला गया, यानी कि टॉप टू टोटल। इस योजना से जुड़ी दो अन्य घोषणाएं भी हुई कि सब्जियों के लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर 50% की सब्सिडी और फल व सब्जियों के स्टोरेज व कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो किसान खेती करता था और उसकी फसल, मान लो कोई भी सब्जी उगा रहा है, फल उगा रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद में ख़राब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको फेंकना पड़ता था या फिर दाम कम बेचना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसान की आमदनी बढ़ाने की ये योजना चलाई जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन पे भी 50% का सब्सिडी मिलेगा और कोल्ड स्टोरेज मतलब स्टोरेज करके रख सकता है कई दिनों तक, उसके लिए भी उसको सब्सिडी मिलेगी 50% की। इस योजना को 6 महीने तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा और इसके बाद में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का नियम कब से लागू हो जाएगा? 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 जून से ये कानून लागू हो जाएगा, एक नियम लागू जाएगा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है उसकी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में 1 जून 2020 से स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। और ये किसने लिया? अमित शाह ने लिया, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। WHO द्वारा आयोजित होने वाले 100 देशों के कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ICMR करेगा, स्वास्थ्य मंत्री करेंगे या फिर DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा वो ICMR द्वारा किया जाएगा। और ये क्या चीज़ है इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। WHO द्वारा आयोजित WHO द्वारा आयोजित WHO द्वारा आयोजित ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भारत का प्रतिनिधित्व ICMR करेगा। इस ट्रायल में कोविड-19 से संबंधित चार उपचारों की दक्षता और सटीकता का परीक्षण किया जाएगा। जैसे ये 4 उपचार कौन कौन से हैं, इनके दवाओं के नाम है ये। तो ये दवाई अभी कोविड-19 के इलाज के लिए यूज की जा रही है। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई है, मलेरिया में यूज की जाती है। और रेमडेसिविर है
ये इबोला वायरस के लिए यूज़ की गई थी। जो रीसस बंदर था उसमें इबोला वायरस को समाप्त करने के लिए ये दवा कारगर साबित हुई थी। इसका भी उपयोग कोविड-19 के लिए यूज़ किया जा रहा है। और लोपिनवीर रिटोनवीर दवा है, ये दवा एड्स के उपचार के लिए यूज़ की जाती है। इसका भी इसमें उपयोग किया जा रहा है कोविड-19 के इलाज में। और लोपिनवीर रिटोनवीर के साथ में इंटरफेरोन। तो ये 4 दवाएं हैं। इनकी दक्षता को पहचान करने के लिए WHO एक ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल उपयोग कर रहा है, जिसमें 100 देश शामिल होंगे। और भारत से जो है गुजरात के 4 शहरों के अस्पताल भी शामिल होंगे इसमें। वो कौन कौन से हैं? वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। और इस ट्रायल में स्वयंसेवी रोगियों को परीक्षणों में शामिल किया जाएगा। स्वयंसेवी मतलब जो अपनी स्वेच्छा से इस परीक्षण में शामिल होना चाहते हैं, उन रोगियों को सेलेक्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा उनका। ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नहीं है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको ज़रूर टाइम पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।